नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। बात होगी बिहार की। बिहार विधानसभा का सत्र, मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है। बता दें आपको कि इस सत्र के अंदर ऐसे समय में ये आयोजित किया जा रहा है जब चुनाव आयोग राज्य में मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण करा रहे हैं। बता दें कि इस साल के आखिरी में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ऐसा किया जा रहा है। विपक्ष इस अभियान की मंशा पर सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि एसआईआर में अनियमितताएं हो रही हैं और पारदर्शिता की कमी है। उनका कहना है कि इसके जरिए एक बड़ी संख्या में वोट काटे जाएंगे। ऐसे में पहले ही दिन सदन के भीतर और बाहर राजनीतिक टकराव चरम पर पहुंच गया। विपक्षी दलों ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए विधानसभा की कार्रवाई को बाधित करने की कोशिश की। महागठबंधन के तहत आरजेडी, कांग्रेस और वाम दलों के विधायकों ने मतदाता सूची पुनरीक्षण, बढ़ते अपराध, महंगाई, बेरोजगारी और भाजपा मंत्री जीवेश मिश्रा पर लगे आरोपों को लेकर सरकार पर निशाना साधा। प्रदर्शन के दौरान विधायकों ने हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर मंत्री से इस्तीफे की मांग भी की है। बता दें कि कांग्रेस नेताओं ने विधानसभा के बाहर अपराध, लूट और हत्या की घटनाओं को लेकर सरकार को घेरा। कांग्रेस विधायक विजय शंकर दुबे ने कहा है कि हम सदन को चलने नहीं देंगे और जब तक सरकार अपराध, बेरोजगारी और पलायन के मुद्दों पर जवाब नहीं देती। बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा है कि भाजपा के लोग अपराध कर रहे हैं और उनके अपराधियों के बल पर ही सत्ता में बने रहना चाहते हैं, लेकिन अब बिहार में उनका राज नहीं चलेगा और उनका राज नहीं रहेगा। तेजस्वी यादव अगला मुख्यमंत्री बनेंगे। मौजूदा सरकार और 17वीं विधानसभा का अंतिम 5 दिवसीय जो सत्र चल रहा है, सोमवार से शुक्रवार तक चलेगा। बता दें आपको, इसमें 12 बिल सरकार पेश करेगी। भले ही ये सत्र छोटा हो, लेकिन पक्ष विपक्ष के लिए महत्वपूर्ण है। इस सत्र के बाद प्रदेश की पार्टियां चुनावी मैदान में उतरेंगी और इस लिहाज से दोनों पक्ष मॉनसून सत्र को अपने पाले में करने की तैयारी में है। तो बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया है। बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र ऐसे समय में आयोजित किया जा रहा है जब चुनाव आयोग राज्य में मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण करा रहे हैं। तो बता दें कि बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो गया है और बिहार विधानसभा का मॉनसून सत्र ऐसे समय में आयोजित किया जा रहा है जब चुनाव आयोग राज्य में मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण करा रहा है। इस साल के आखिरी में विधानसभा के चुनाव होने हैं, उससे पहले मतदाता सूची का विशेष सघन पुनरीक्षण किया जा रहा है। अब इसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर अग्रसर है और आक्रामक रुख अपनाए हुए हैं। बता दें आपको कि विधानसभा की कार्रवाई को बाधित करने की कोशिश भी की। विपक्षी दलों ने सरकार को घेरा, जोरदार प्रदर्शन किया। इस विषय पर तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ अनिकेत झा जी है, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है अनिकेत जी आपका। हमारे साथ आरजू खान जी हैं जो कि आरजेडी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आरजू जी आपका। और प्रतिमा सिंह जी हमारे साथ हैं, जेडीयू की प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका प्रतिमा जी। खास कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं आरजू खान जी के साथ। आरजू जी, क्या वजह है, क्यों लगातार विरोध प्रदर्शन? आज से तो सत्र की शुरुआत हुई है और आज से ही हंगामा लगातार, क्यों?
देखिए, बहुत सारे सवालात हैं और वो सवाल जायज हैं बिहार प्रदेश की आम आवाम के लिए, आम जनता के लिए, क्योंकि नेता प्रतिपक्ष और जो भी विपक्षी पार्टियां हैं उनका दायित्व बनता है कि 14 करोड़ जो बिहार वासी हैं, जिनकी हम आंख नाक कान और जुबान है, उनकी बातों को हम विधानसभा के अंदर रखें और हमारी बातों को सुनना चाहिए। ये ताकत दी है लोकतंत्र में जनता जनार्दन ने और हम उनके सवाल का जवाब पूछना चाहते हैं। हम पूछना चाहते हैं कि ये आपको कहां से अधिकार आ गया, एकाएक आप जो है पुलवामा अटैक होता है, पहलगांव अटैक होता है, अभी पहलगांव अटैक हुआ, आप अभी तक 3 महीने से ज्यादा हो गए, आप उनका फर्जी स्केच निकालते हैं, उनका आप अभी तक कोई भी पूर्ण तरीके से आपने नहीं बताया। ये नहीं बताया कि वो कौन थे, कैसे आए थे, क्या थे, उनका सच वास्तविक चेहरा क्या है। और 35 लाख वोटरों को आप जान जाते हैं कि ये जो है बिहार के नागरिक नहीं है, ये जो है दूसरे जगह स्थानांतरित कर दिए हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, अभी नगर निगम का चुनाव हुआ, बाई इलेक्शन का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ, इसी तर्ज पर आप जो है पिछले अगर इलेक्शन को उठा के देख लिया जाए, झारखंड हो या फिर आसाम हो, आप रोहिंग्या, बांग्लादेश, पाकिस्तानी का नाम लेते हैं और जैसे ही इलेक्शन खत्म होता है आप वो सारी चीजें भूल जाते हैं। तो क्या आप इसको ध्रुवीकरण का रास्ता बनाना चाहते हैं? आप जो गरीब वोट का जिसका अधिकार है, नागरिकता का अधिकार है, जो भारतवासी है, वो उसका एक वोट का अधिकार आप छीनना चाहते हैं? ये सवाल तो जायज है और ये सवाल हम पूछेंगे। आपको एक झटके में ये पता चल जाता है कि 35 लाख लोग जो है यहाँ के वोटर नहीं है, ये वोटर नहीं रहेंगे अब। और वो जो फर्जी स्केच जो बनाते हैं, जो 3 महीने से ज्यादा हो गया, जो पहलगांव के आतंकी, हम चाहते हैं स्पेशल सेशन हो, पार्लियामेंट्री सेशन में उस पर बात करें, तो आप उस पर कोई सवाल का जवाब ही नहीं देते हैं। हम इलेक्शन कमीशन से कोई चीज पूछते हैं तो वो हमको कोई भी प्रेस रिलीज नहीं करती, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती है, बल्कि उसके एवज में भारतीय जनता पार्टी के लोग आ जाते हैं और जवाब देते हैं। तो ये जवाब जायज है। ठीक है, मतदाता सूची का पुनरीक्षण का विरोध कर रहे हैं आप लोग, और इसके अलावा जी फिर से बोलें एक बार। इसके अलावा और क्या इशू है जिसपे विरोध किया जा रहा है? नहीं, बहुत सारे इश्यूज है। हम जानना चाहते हैं कि 20 सालों से एनडीए समर्थित सरकार है बिहार में, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की, उसके बाद भी अशिक्षा सबसे ज्यादा पूरे देश में जितने भी राज्य हैं उससे ज्यादा शिक्षा आपका है। तो 63,000 बजट जो है, 63,000 करोड़ का जो बजट आप निकालते हैं, उसमें पता चलता है कि इंटरमीडिएट में सिर्फ 9 बच्चे पास आउट करते हैं। हाई स्कूल में सबसे ज्यादा जितने भी राज्य है उसमें सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट बच्चा अगर अपनी पढ़ाई छोड़ देता है तो वो बिहार प्रदेश में है। तो ऐसा क्यों है? हम प्रति व्यक्ति निवेश नहीं है, प्रति व्यक्ति आय सब 85 लाख लोगों की 5,000 से भी कम, 5,500 से भी कम है। ठीक है, तो ये सवाल है ना, ये सवाल ठीक है प्रतिभा जी, ऐसे कैसे चलेगा मॉनसून सत्र? आप 12 बिल पेश करेंगे, कैसे पास कराएंगे उसे? ऐसे ही चलेगा क्या मॉनसून सत्र? विपक्ष तो अपने आक्रामक तेवर के साथ यहाँ मौजूद है, विरोध हो रहा है, महंगाई, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, पुनरीक्षण का मुद्दा, ये कई ऐसे अहम मुद्दे हैं, शिक्षा का मुद्दा, जिस बात का जिक्र अभी आरजू जी कर रहे थे। तो क्या ऐसे ही चलेगा क्या मॉनसून सत्र? ऐसे ही विपक्ष हंगामा करता रहेगा, आप लोग अपनी वाहवाही करते रहेंगे, ऐसे ही चलेगा? नहीं, हम अपनी वाहवाही नहीं करते, हमारी वाहवाही तो बिहार की जनता करती है। इनका मकसद है, विपक्ष का मकसद है काम को नहीं होने देना है, इसमें अवरोध पैदा करना है, सदन को नहीं चलने देना है। अब इनको निर्वाचन आयोग से दिक्कत है कि भाई निर्वाचन आयोग को कैसे पता चल गया कि 35 लाख लोग बाहरी हैं। वो काम कर रहा है, निर्वाचन आयोग का एक तंत्र काम कर रहा है, तो काम करने के दौरान नहीं पता चलेगा कि कौन जायज है, कौन नाजायज है। और इनका तो शुरू से मकसद रहा है, कौन सा ऐसा सत्र जो सदन में इन्होंने आराम से चलने दिया हो? इन्हें बिहार की जनता से कोई लेना देना है क्या? इन्हें तो सिर्फ हंगामा करना है, अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। तो अपनी उपस्थिति जनहित के मुद्दों पर दर्ज नहीं कराते हैं, अपनी उपस्थिति अपनी हेकड़ी दिखा करके दर्ज कराते हैं। अब ये शिक्षा की बात करते हैं, जिस तरह से बिहार के स्कूलों में इन्होंने गाय भैंस बांधने का काम किया था, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हीं स्कूलों में बेंच डेस्क दे करके, शिक्षक बहाली करके, बच्चों को पोशाक योजना और भोजन दे करके स्कूल भेजने का काम किया है। और ये बात करते हैं शिक्षा की, बात स्वास्थ्य की करते हैं। जहां हॉस्पिटल में बेड पर कुत्ता सोया करते थे, आज उस हॉस्पिटल को अपग्रेड करके वहां कितने बेड। लेकिन ये लोग कह रहे हैं ना कि आम लोगों से उनके मताधिकार का हक छीन रहे हैं आप लोग चुनाव से पहले। आम लोगों की आवाज है क्या? ये जो बात करें कि आम लोगों को वोट देने का अधिकार छीन लिया गया, किसके
किससे वोट देने का अधिकार छीन ले गया? अरे भाई, लोकतंत्र ने इतना बड़ा अधिकार दिया है, उस अधिकार को कोई नहीं छीन सकता। बस इनका काम है जनता को भ्रम यानी में वोट डालना। काट रहे हैं ये आप लोग, चुनावी- आप नहीं, लोग क्यों वोट काट काटेंगे? रहे हैं, क्यों डर है आप काटेंगे? लोगों को, खौफ है। इनके पिछली पेट बार भी क्यों अंतर दर्द ज्यादा है? नहीं रहा इनके था, इस पेट बार भी वो क्यों अंतर दर्द हो कहीं रहा ना है? पट ना तो जाए, इस जनता वजह से आप बोलेगी लोगों ना को कि डर हमारा लगता है। वोट कट रहा है। जनता बोलेगी ना कि हमारा वोट कट रहा है। किसी एक ने कहा है क्या कि हमारा वोट कट रहा है? भाई, ये लोग जा रहे हैं घर घर जा करके, वो फॉर्म दे रहे हैं, सबका फॉर्म फिल हो रहा है, और ये कह रहे हैं वोटर काटे जा रहे हैं, वोट काटे जा रहे हैं। कैसे काट देगा? ठीक है आरजू जी, लोकतंत्र में इतना कैसे बड़ा काट राइट दिए, जनता को काट दी गई है, देंगे कटने वोट? के लिए किसके क्या? काट देंगे वोट? क्यों आप लोगों को ऐसा लग रहा है जी वोट काटे जा रहे हैं, लोगों के मताधिकार का, उनका हक छीना जा रहा है? देखिए, बेहूदगी और बेशर्मी से कोई अगर कॉन्फिडेंट के साथ अगर इस देश में अगर कोई जो है बेशर्मी के साथ अगर डिबेट करता है तो उसका नाम है भारतीय जनता पार्टी, और उसके जो समर्थक लोग हैं वो ऐसी बात करते हैं। आपने बीएलओ के सारे आपने तस्वीरें देखी, आपके टीवी मीडिया माध्यम से चलाया गया, देश की तमाम मीडियाओं ने चलाया, यहाँ तक कि जो बड़े देश के यूट्यूबर्स हैं उनके ऊपर तो एफआईआर भी हो गया, जबकि वो वीडियो सारा लोगों ने चलाया। तो क्या आप झूठ को प्रभाषित कर रही थी, आप झूठ परोस रही थी मीडिया पे? किस तरीके से बीएलओ लोग जो है पैसा लेने के काम कर रहे हैं, और किस तरीके से वो ऑडियो वायरल हुआ है जिसमें कहा गया है कि घर में इतने से इतने करो, और सारे लोगों के फॉर्म भी भरे जा रहे हैं, सिग्नेचर भी किया जा रहे हैं। ये है भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का काम। इन्होंने कहा कि हॉस्पिटल पे कुत्ते सो रहे थे, जाहिर सी बात है आपकी मानसिकता यही, आप यही कह सकती हैं, लेकिन सरकार में आप है, जवाबदेही आपकी है। आप बताइए कि क्या हॉस्पिटल में चूहा आंख खा जाता है, चूहा पांव खा जाता है, चूहा हाथ की उंगली खा जाता है? ये जो हॉस्पिटल के लोग हैं, एनएमसीएच और पीएमसीएच के लोग, ये कहां सोए रहते हैं? इसकी जवाबदेही विपक्ष की नहीं है, जनता जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं उनकी है। और हम बात करेंगे, आपको 20 साल इस प्रदेश की जनता ने दिया, और उसके बाद भी हर सूचकांक में बिहार पिछड़ेपन में नंबर 1 है, तो इसका जिम्मेदार कौन है? आपको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि सत्ता में आप हैं और विपक्ष आपसे सवाल करता है, तो आप और आपके डिप्टी सीएम गाली सिर्फ देने का काम करते हैं। वो उनके तो भाषा से लगता ही नहीं है कि वो दोनों डिप्टी सीएम है। इसलिए विधान परिषद, जो कि इस प्रदेश का सबसे बड़ा जो लोकतंत्र का मंदिर होता है, संसद और विधान परिषद और विधानसभा, उसके अंदर हम अपनी आवाज को बुलंदी से पूछना चाहते हैं, और आपसे हम जवाब मांगना चाहते हैं, लेकिन आप जवाब में गालियां परोसेंगे। आप बताइए कि पलायन क्यों है? 20 सालों से एनडीए समर्थित सरकार यहाँ है। अनिकेत जी बताइए, देखिए आप विपक्ष सवाल पूछ रहा है, विधानसभा में लगातार हंगामा हो रहा है, ऐसे कैसे चलेगा सर? ऐसे ही चलेगी क्या सरकार? ऐसे ही चलेगा क्या विधानसभा का सत्र? कैसे अपना ये 12 बिल पेश करेंगे और पास कराइएगा? अनिकेत जी, देखिए, अभी इन्होंने कहा कि सबसे बेशर्मी से और सबसे बेहूदगी से अगर कोई डिबेट करता है तो वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या कार्यकर्ता और उनके सहयोगी करते हैं। मैं आपको एक बात जरूर बता देना चाहूंगा, आरजू जी या आरसू जो भी इनका नाम है, इस सबसे बेहुदा, सबसे बेशरम, सबसे निर्लज अगर इस पूरे भारतवर्ष में कोई पॉलिटिकल पार्टी है, और उस पॉलिटिकल पार्टी का कोई अगर नेता है, तो वह आपके कथाकथित तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, जो चार्जशीटेड होने के बाद भी जनता के बीच में जाकर के भ्रष्टाचार की बात करते हैं। और अगर डिबेट आप लोगों की पार्टी के लोगों के साथ करना पड़े अपराध नियंत्रण पर, तो ये समझते हैं कि इससे अच्छा है कि ये डिबेट हो ही नहीं। जिन लोगों ने अपने कार्यकाल में अपराध को, लूट को, हत्या को, अपहरण को, बलात्कार को, और यहाँ तक कि एक आईएएस की धर्म पत्नी के साथ में बलात्कार हो रहा था, उसको अगर धंधा बना दे, उसको अगर उद्योग बना दे, तो आपके साथ में कोई डिबेट हो नहीं सकता है। आप भले कितनी भी तरीके से शब्दावली को बदल लें, अपने शब्द को गोल गोल घुमा ले, लेकिन आपकी और आपकी पार्टी की जो छवि है बिहार को धूमिल करने की, बिहार को बदनाम करने की, वो कभी आप पर से धुलने वाली नहीं है। और जहां तक बात रहा बिहार के विकास का, जहां तक बात रहा बिहार के नए जन्म का, तो पटना की सड़कों पर घूम करके आप देख लीजिए, आपके कार्यकाल में पटना क्या था और अभी पटना क्या है। ये अपने चश्मे को फिर से साफ करके, जिस तरीके से अभी आपने पसीने को पोंछा, उसी तरीके से अपने चश्मे को पोंछ करके आप देखिएगा। आपके नेता कहते हैं कि सूत्र जो है वो मूत्र है। अरे आपके लोगों ने तो बिहार को मंत्रालय में धकेल दिया था, भूल गए क्या वो दौर? कार्लो पर से अपनी बेटी के शादी के लिए सारी गाड़ियों को उतार लेते थे जबरदस्ती, और फिर उस गाड़ी को वापस उस शोरूम में चढ़ा दिया गया था। तो ये आप रहने दीजिए, मैं जवाब दूं जी, बात करने नहीं, हमारी खत्म होने दीजिए, हमारी मैं जवाब दूं।
गुंडा राज मैं नहीं आ है। रही हूँ, एक मिनट। उपलब्धियां आरजू जी, बताइए, बताइए, प्राइवेट मत होइए, ये आप- उपलब्धियां बताइए, निजी मत होइए। ये आप- मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये निजी आप- मत होइए, आप उपलब्धियां बताइए, आप उपलब्धियां बताइए। हम समझते हैं आप जैसे लोगों मैं की बता रहा हूँ, मानसिकता को समझते हैं। आप उपलब्धियां बताइए। एक एक घर में सरकार की योजना जा रही है, इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? एक घर सरकार की योजना से वंचित नहीं है, इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है? आपने इसी तरीके से लोगों को भ्रमित किया कि एनआरसी के तहत आपकी नागरिकता छीन जाएगी। एक आदमी का नाम बताइए जिसका नागरिकता छीन लिया गया? पूरी भारतवर्ष में आप इधर मोहतरमा मैं जवाब दूं जी, या ऐसे इनसे बोलवाते ठीक रहिएगा? है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलते ठीक रहेगा। है, ठीक है, ठीक है। टेप रिकॉर्डर तो आप लोग का है, पूरी बिहार की जनता याद सुन रखी हुई है। आरजू जी, आपने भी तो बोला ना सर, ऐसे मत बोलिए प्लीज, ऐसे नहीं। आप अपनी बात रखिए आरजू जी, फिर मैं प्रतिभा जी आ रही हूँ। नहीं। ठीक है अब आरजू मुझे जी, बोलने की इजाजत हाँ है? हाँ हाँ, बताएं, अगर इनका हो गया तो मैं बोलूं? बोलिए सर। क्या मुझे बोलने की? देखिए, इस देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, हम सबों के प्रधानमंत्री, आज तक ऐसा कोई प्रधानमंत्री नहीं हुआ जो इतना बड़ा झूठ का बवंडर रचता हो। जिस प्रदेश में चुनावी सभा को संबोधित करते हैं, जिन अपराधियों को जेल में चक्की पिसवाने की बात करते थे, जेल की सलाखों के पीछे भेजने की बात करते थे, चाहे वो हरियाणा के दुष्यंत चौटाला या उनके पिताजी हो, चाहे महाराष्ट्र के छगन भुजबल हो, चाहे अजीत पवार हो, या हेमंत बिश्व शर्मा जो कि आसाम के मुख्यमंत्री हो, जिनको देश के प्रधानमंत्री कहते थे कि इलेक्शन के बाद इनकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है, इलेक्शन के बाद उनको अपनी पार्टी में समाहित करते हैं और अपने कैबिनेट का मंत्री बनाते हैं। कैबिनेट का मंत्री ही नहीं बनाते, प्रदेश का तो इसको लेके हंगामा कर रहे हैं क्या आप लोग? इसी मुद्दे को लेके कर रहे हैं क्या हंगामा मॉनसून सत्र में? नहीं, अगर मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। अगर भारतीय जनता पार्टी के ये जो प्रवक्ता है या क्या है, मुझे तो आज पहली बार इनसे मुलाकात हुई है, क्योंकि मैं आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पे आपके पास बैठा हूं। जिस तरीके का इन्होंने सवाल किया है उसका जवाब देना जरूरी है, उसके बाद हम आपके हर मुद्दे पर आएंगे। तो ये है देश के आदरणीय प्रधानमंत्री कुलदीप सिंगर, इनको याद है? बृजभूषण शरण सिंह इनको याद है? मुझे बताइए आरजू जी, आरजू जी, इनको अगर विधानसभा का सत्र नहीं चलेगा, मुझे बताइए ना एक सेकंड, विधानसभा का सत्र नहीं चलेगा, जनता से जुड़े हुए बिल को पास, सुनिए पहले, सुनिए सवाल सुनिए ना सर, सवाल सुनिए ना सर, सवाल सुनिए। अगर विधानसभा का सत्र नहीं चल पाएगा, जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उसमें बात नहीं हो पाएगी, वो बिल पास नहीं हो पाएंगे जिससे जनता सीधे लाभान्वित हो सके, तो क्या चाहते हैं विपक्ष? यही चाहता है क्या? विपक्ष ये नहीं चाहता है ना सर? नहीं, आप क्या चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं कि विपक्ष अगर देश में सत्ता पक्ष से सवाल करे तो वो जवाब न दे? हम तो कन्वर्सेशन चाहते हैं ना संसद के अंदर, चाहे विधानसभा के अंदर कन्वर्सेशन होना चाहिए। अगर कन्वर्सेशन का जवाब नहीं दीजिएगा, आपका डिबेट कहां शुरू हुआ था? मैंने एक चीज कहा, वो कहां चला गया? अरे प्रज्वल रवन्ना इस देश का जिसके ऊपर 4000 यौन शोषण का अपराधी था, वो भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ मंच शेयर करता था, उसको कनाडा किसने भगाया ये बता दें। ये अभी हम लोगों ने धनखड़ को देखा ना, धाकड़, मनोहर धाकड़, इसका रिश्ता क्या है भारतीय जनता पार्टी से, ये जरा बताएंगे? ठीक है। और जितने भी भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, जो औरतों को अपने जंघे पे बिठाते हैं, उनका क्या रिश्ता कहलाता है, ये हमको बताएंगे? और हम चाहते हैं डिबेट हो, डेटा बेस्ड डिबेट हो, और इसका जवाब देने सत्ता पक्ष के लोग प्रतिभा जी, डिबेट होनी चाहिए ना। देखिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र की यही पहचान होती है। मैं आ रही हूँ ना आरजू जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। प्रतिभा जी, देखिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र की यही पहचान होती है कि वहाँ पे डिबेट हो, वहाँ पे चर्चा हो, वहाँ पे बातचीत हो। अगर चाहता है विपक्ष कई मुद्दों पे बातचीत करना, तो क्या नहीं लगता कि मौका दिया जाना चाहिए इस विधानसभा के मानसून सत्र में? बिल्कुल विपक्ष को मौका दिया जाता है, चाहिए ही नहीं, बल्कि विपक्ष को मौका दिया जाता है, लेकिन बातों को रखना किस तरीके से है, हम सवाल करें कैसे, डिपेंड करता है। अभी चिल्लाना शुरू कर देंगे, सदन चलने नहीं देंगे। नहीं तो आप लोग भी तो चिल्लाया करते थे ना। नहीं, सभा अध्यक्ष कह रहे हैं कि भाई यहाँ थोड़ा सुन लीजिए, प्लीज आप बैठ जाइए, ये चिल्लाए जा रहे हैं, सदन नहीं जैसे लगा कि कोई अखाड़ा हो। आप राज्य की या देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? सवाल पूछने का एक तरीका होता है ना, ठीक है, आप सवाल पूछिए, और जिन विषयों पर आप सवाल पूछ रहे हैं
उन विषयों पर जरा तार्किक तरीके से सवाल पूछिए, ताकि जवाब देने में भी अच्छा लगे। और आप सवाल क्या पूछ रहे हैं, बिहार की जनता देख रही, कहीं आपके ऊपर हंसे नहीं कि ये आप सवाल पूछ रहे हैं। नहीं, इसके लिए परेशान सत्ता पक्ष को होने की जरूरत नहीं है ना, कि कौन किस पे हंसेगा। वो तो बिहार की जनता तय करेगी कि कौन किस पे हंसेगा, कौन किस पे नहीं हंसेगा। सरकार ने काम किया है, हमें जवाब देने से कोई परहेज नहीं, लेकिन आप जवाब देने तो दीजिए। नहीं तो विपक्ष अगर ये पूछ रहा है कि भाई पलायन के लिए जिम्मेदार कौन है, तो जवाब तो देना चाहिए। अगर ये पूछा जा रहा है, टाइमिंग पे सवाल उठ रहे हैं, टाइमिंग पे सवाल उठ रहे हैं कि पुनरीक्षण का कार्य महज चुनाव से कुछ वक्त पहले क्यों, तो इसका तो जवाब होना चाहिए ना, कि आनंद फानन में आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है सरकार को, ये चुनाव आयोग को। निर्वाचन आयोग जो संवैधानिक संस्था है, इनके शासनकाल के तरह किसी के पॉकेट की संस्था कोई नहीं है, वो संवैधानिक संस्था है। और सारी पार्टियां भी इसमें लगी हुई हैं, अपने अपने BLA के थ्रू वो लोग भी काम करवा रही हैं, हम लोग भी करवा रहे हैं, ये लोग भी करवा रहे हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टियां इसमें सहयोग कर रही हैं। फिर ये चिल्लम चिल्ली किस बात का? ठीक है, संवैधानिक तरीके से संवैधानिक तरीके से, ठीक है, मैं आ रही हूँ अनिकेत जी, संवैधानिक तरीके से कह रहे हैं बार बार कि संवैधानिक तरीके से मुझे एक बात बताइए, चुनाव आयोग भी वहां पे जरूर करवा रहे हैं ये पुनरीक्षण का कार्य जहां जहां पे चुनाव हो रहे हैं। इससे पहले हमने दिल्ली में देखा, विपक्ष लगातार ये जो बाकी पार्टियां थी ये कहती रही कि देखिए चुनाव से पहले ये क्यों करवाया जा रहा है, लेकिन आयोग की तरफ से करवाया गया, तो वहां पे भी हुआ। इससे पहले हम कई राज्यों में ऐसे देख चुके हैं, जहां जहां पे चुनाव होते हैं वहां पे पुनरीक्षण का कार्य होता है। अगर ये कहा जा रहा है कि फर्जी वोटर है, तो फर्जी वोटर तो जो पंचायत चुनाव में भी थे, इससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए और जो होते आ रहे हैं सब में थे। तो मतलब क्या, जो इससे पहले मुख्यमंत्री बने वो फर्जी तरीके से बने, प्रधानमंत्री बने वो फर्जी तरीके से बने क्या, फर्जी वोटिंग हुई क्या, और अब ये इतना क्यों खल रहा है आप लोगों को? अनिकेत जी, इसमें सीधा एक बात जरूर है, अभी जो आरजेडी के प्रवक्ता है इन्होंने कहा कि मैं कहां से आ गया हूं और कौन है। तो ऐसा है भाई कि हम लोग कोई परिवारवाद के तो है नहीं जो किसी का जगह खा ले। जब अवसर पार्टी के तरफ से मिलती है तब आते हैं, जब नहीं मिलेगा तो बैठे रहेंगे। और मैं भी आपको पहली बार ही देख रहा हूँ और आपका नाम भी पहली बार ही मैं सुन रहा हूँ, लेकिन मैंने इस पर आपको ये नहीं कहा कि ये कहाँ से आ गए। खैर ये राजनीति है, कब किसका सितारा बुलंद होगा और कब किसका सितारा गिरेगा ये कोई जानता नहीं। दूसरी बात, मुद्दे पे आइए। दूसरी बात, आ रहा हूँ, आपने ही मुद्दा से भटकने का काम किया था। दूसरी बात क्या है कि अभी जो इलेक्शन सर्वे के द्वारा जो किया जा रहा है वोटर का, आप देखिए कि माननीय न्यायालय ने क्या डिसीजन दिया इस पर। जब माननीय न्यायालय ने कहा तब इस पर दिक्कत क्या आ रही है? भाई आप भी अपने कार्यकर्ताओं को लगाइए, जो आवेदन दिया गया उस आवेदन को भराने का काम कराइए। हमारे कार्यकर्ता भी इसमें लगे हुए हैं, नगर निगम के माध्यम से मदद कर रहे हैं, हर घर तक फॉर्म पहुंचा कि नहीं पहुंचा, लोग इसमें भर पा रहे हैं कि नहीं भर पा रहे हैं। और मैं तो उस पूरे फॉर्म को देखा हूँ, ऐसा कुछ उसमें लिखा भी हुआ नहीं है कि जो आप उपलब्ध नहीं करा सकते। 10वां का सर्टिफिकेट आप उपलब्ध करा सकते हैं, कोई LIC आप करा सकते हैं। अब इनको एजेंडा चाहिए बोलने के लिए, तो अपना बोल रहे हैं। और सुधार तो कभी भी हो सकता है, लोकसभा चुनाव वक्त में करना था नहीं हुआ, कभी विधानसभा में किया जा रहा है। समस्या क्या है इसमें? समस्या ये बताए ना। और जब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि बिहार का एक भी व्यक्ति जो 18 वर्ष के ऊपर है वो कोई भी वंचित नहीं रहेगा वोट देने से, तो दिक्कत क्या है इसमें? ठीक है आरजू जी, जल्दी से जवाब दीजिए, वक्त की कमी है। एकदम जल्दी से जवाब देता हूं। मुझे ये बता सकते हैं कि जो 11 जो दस्तावेज जो मांगे गए हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्या मैं लगातार कई टीवी चैनल्स पे कह के आ रहा हूं कि बिहार की जो सरकार है और जो केंद्र की सरकार है, इलेक्शन कमीशन बताएगी उन 11 दस्तावेजों के प्रतिशत कितने हैं, कितने भूमिहीन लोग हैं इसका प्रतिशत बताएगी, कितने शिक्षा दर जब ज्यादा इतना सबसे ज्यादा हर राज्यों से बिहार में है, तो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन के कितने प्रतिशत लोगों के पास डिग्रियां हैं, पासपोर्ट 2.4% लोगों के पास है, SC ST का किसके पास है, ये मैं लगातार करीब 2 हफ्ते से हर नेशनल मीडिया से लेके लोकल मीडिया तक में ये चीजें उठा रहा हूं, यूट्यूबर तक मैं उठा रहा हूं। इसका प्रतिशत का जवाब आज तक मुझे नहीं मिला और इसी जवाब में छिपा हुआ है आपका भ्रष्टाचार। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकता जांचने का अधिकार आपका कहां से? नागरिकता जांचने का गृह विभाग को अधिकार है। ये चीजें और जो चीजें हम पूछ रहे थे वही चीजें सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कमीशन को, और उसके बाद ये भी कहा कि आप एटनॉस बॉडी है, आप स्वतंत्र प्रणाली है, लेकिन हम चाहेंगे कि आधार वगैरह को जो मनरेगा है और जो राशन कार्ड है इसको सम्मिलित किया जाए, लेकिन उसके बाद ये आपकी होगी।
बात को पूरी करने दीजिए सर, बात को पूरी करने दीजिए। मैं आपसे चाहूंगा सीधी बात, मैं सीधी बात चाहूंगा कि ठीक है। प्रतिशत बता दें जो हमारे प्रभुत्व, जो अच्छे जो प्रवक्ता लोग बैठे हैं, हम डंके के चोट पे इनसे मांगना चाहते हैं कि 11 दस्तावेज के बिहार में प्रतिशत बता दे 14 करोड़ के हिसाब से, और बता दे कि कितने लोगों के पास है, कितने लोगों के पास नहीं है। जैसे ही ये उसका डेटा रखेंगे, करोड़ से ज्यादा लोगों की नागरिकता चली जाएगी, खतरे में आ जाएगी। और रही बात एनआरसी और सीए की बात कर रहे थे, सरकार ने असम से शुरू किया था, लेकिन उनके हिसाब से जब रिजल्ट नहीं आया तो एनआरसी सीए को वहां से बंद कर दिया गया। ये इनका स्टैंडर्ड, एक ही सिक्के के दो पहलू है, जब इनके हिसाब से नहीं निकलता है तो उसको ये बंद कर देते हैं। चलिए सर, वक्त की कमी है, वक्त की कमी है, माफ कीजिएगा, वक्त नहीं दे पाऊंगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।